हेलो एवरीवन। इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी के जितने भी PYQs हैं 69th के और 70th के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज दो एंड विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड इज इमर्जिंग फ्रॉम दिस और हमको इससे क्या लर्निंग मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कि अप्रोच क्या रखना है और सोर्सेज को क्या फॉलो करना है। इन दो चीज़ों के बारे में हमको एक एनालाइज करने के बाद पता चलेगा ऑफ 69th एंड 70th। बिकॉज 69th का पेपर क्या था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर था, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर था, और 70th का पेपर प्योरली फैक्ट बेस्ड पेपर था इन इकोनॉमी सेक्शन। सो ओवरऑल फर्स्ट थिंग वी विल डू इज व्हाट कंपेयर इकोनॉमी ऑफ 69th एंड 70th। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी के लगभग 15 है ना। दिस इज इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स ऑल्सो। सो करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी और जो स्टैटिक वाली बातें हैं वो सारे मिला के 15 क्वेश्चन 69 में पूछा गया था। एंड सेम होल्ड्स फॉर 70th BPSC। ठीक है, जो आपका 13 दिसंबर का पेपर था उसको मैं एनालाइज कर रहा हूं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखें 69th में और 70th में। सो हियर 69 BPSC में फैक्चुअल था, दिस इज जस्ट अपोजिट है ना। इन 69 BPSC कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, चार चार स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस वर कंसेप्चुअल इन नेचर। सिमिलरली 70th BPSC, 70th BPSC वॉज प्योरली फैक्चुअल। 13 क्वेश्चन आपके एकदम फैक्ट बेस्ड थे, डेटा बेस्ड थे, और दो क्वेश्चन था कि आप है ना कॉन्सेप्ट पता हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन था। दोज थिंग्स यू कुड हैव डन विद कॉन्सेप्ट। दो क्वेश्चन इजी थे और 13 वाज लाइक फैक्चुअल पार्ट विच वाज कवर्ड मेजरली फ्रॉम, है ना, सोर्स कहां पर से कवर्ड था ये सारे 15 के 15 क्वेश्चन में से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी क्या चीज, बजट। ठीक है, बजट में भी इंडिया का बजट, बिहार का बजट एंड देन इकोनॉमिक सर्वे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक बेसिक डेटा, जो शुरुआत की बातें होती हैं, जो ओवरव्यू वाले चैप्टर में रहता है, फ्रॉम देयर दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो सेम वाज द केस विद 70th ऑल्सो। 70th में भी सेम केस है कि करंट का वेटेज क्या है, ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक थिंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टैटिक चीजों को निग्लेक्ट कर देंगे। बिकॉज जो करंट की चीज है, लेट से जीडीपी पूछ रहा है, पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, कोई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का एग्जांपल पूछ रहा है, रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो दीज क्वेश्चंस आर समवेयर रिलेटेड टू द स्टैटिक थिंग ओनली, है ना। अगर इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, चार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टैटिक। तो स्टैटिक में भी हमको क्या चीज जाननी पड़ेगी, ओनली द बेसिक थिंग्स, कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, दीज थिंग्स यू शुड नो। जीडीपी क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का क्या मतलब होता है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। यू हैव, इफ यू हैव डन दीज थिंग्स, देन योर फोकस शुड बी ऑन करंट अफेयर्स, है ना। अगर आपको इतनी बेसिक सी बातें पता समझ में आती हैं, देन यू शुड फोकस ऑन करंट अफेयर्स इन द इकोनॉमिक सेक्शन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्रूफ ऑफ बोथ 69th एंड 70th पेपर। तो दोनों से हमको एक बात तो समझ में आती है कि 15 के 15 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक एक बार बिल्कुल फ्लिप हो गया, फैक्चुअल था 70th में, और 69th में कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको एलिमिनेशन टेक्निक आना चाहिए। यहां पर क्या था, फैक्चुअल था, चार फैक्ट दिए हुए, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना। बट कॉन्सेप्ट बेस में क्या है कि आप कॉन्सेप्ट लगा के एलिमिनेट करके आप आंसर तक आ सकते थे, बट दैट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द सब्जेक्ट। ठीक है, सोर्स की बात है, सोर्स हम लोग लेटर पार्ट में देखेंगे। स्टार्टिंग विद द 70th BPSC प्रीलिम्स, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट सी, यूनियन बजट स्पीच में विच ऑयल सीड्स वर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस पर। तो बजट में कोई स्कीम लॉन्च की गई थी आत्मनिर्भरता ऑयल सीड्स के लिए। ठीक है, सो ये चीज मैंने पढ़ाई भी थी, सेशन में अवेलेबल भी है, अभी लास्ट प्रीलिम्स के समय में पढ़ाया भी था मैंने, और एग्जैक्टली बताया भी था ये चीजें। एक तो ये चीज़ है कि आपको ये बजट पढ़ना है। ठीक है, मैं बजट कल पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट फैक्ट। छोटे छोटे फैक्ट से लेकर, नई स्कीम से लेकर, ओल्ड स्कीम से लेकर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। लेकिन यहां पर आप अगर इस चीज को नहीं भी पढ़े थे तो जस्ट थिंक एंड लॉजिकली एलिमिनेट। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑयल सीड। सबसे पहली बात, कीवर्ड्स देखेंगे, ऑयल सीड की बात कर रहा है। बाकी चीजें अगर आपको नहीं पता है, बजट में याद नहीं थी कौन सा सीड है, नहीं है, छोड़ दो, खाली यहां देखो ऑयल सीड है। अब यहां से आप ऑप्शन में देखो कि विच ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज ऑयल सीड। इफ यू हैव डन ज्योग्राफी, घटना चक्र, यू मस्ट बी नोइंग कि ऑयल सीड का मतलब क्या होता है ना। दीज थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग इफ यू हैव डन बेसिक थिंग्स फ्रॉम द घटना चक्र। सेसमी मतलब तिल, है ना, तिल का तेल सुनते हैं, ऑयल सीड है बिल्कुल। नॉट एज बीन कवर्ड, अभी तो हमको पता है कि ये लाइक दिस इज एन ऑयल सीड। सोयाबीन, सोयाबीन का तेल सब लोग घर में खाते हो, है ना, सोयाबीन क्या है, ऑयल सीड है। ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, ठीक है, अगेन इट्स एन ऑयल सीड। सो
यहां से अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑयल सीड नहीं है, कोकोनट इज नॉट एन ऑयल सीड। अगर आपने लाइक वो वाला सेक्शन किया है बायोलॉजी में, फ्रूट्स वाला, जो जिसमें आप एप्पल है, फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है ना, स्टेम है कि है ना, रूट है कि क्या है ना, लाइक देर इज अ सेक्शन इन द घटना चक्र बायोलॉजी सेक्शन। वहां पर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो कोकोनट है वो क्या है, वो एक फ्रूट है। इन इन द टर्म ऑफ फ्रूट क्या, एक ड्रूप है। सो इफ यू आर यूजिंग दैट क्रॉस नॉलेज, है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है, उसके थ्रू भी अगर आप आते, देन ऑल्सो कोकोनट वॉज द आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ ऑयल सीड। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। सो क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन देखा और अरे नहीं नहीं मुझे याद नहीं है, मैं छोड़ देता हूं इसको, है ना, पैनिक नहीं करेंगे। एक बार कीवर्ड्स को पहचानेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये मान के चलो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना लॉजिक यूज करो। उनको देखो, सिंपल सी बात आप समझो कि है ना, इन क्वेश्चंस का अप्रोच क्या रहता है कि आपको का को लॉजिकल माइंड भी चेक करना चाह रहा है कि इजी अंडरस्टैंडिंग बेसिक थिंग्स और नॉट। यहां पर आप देखो कोकोनट क्यों डाला, यहां पर डालना होता तो कोकोनट हटा के कोई और ऑयल सीड डाल देता, वो भी तो इक्वली रिलेवेंट होता। बट क्वेश्चन सेटर ने कैसे डाला, यहां पर कोकोनट लिख के डाला। कि अगर बच्चे को बेसिक पता है कि भाई कोकोनट तो ऑयल सीड नहीं है, और उसने ध्यान से पढ़ा है क्वेश्चन को, तो वो बिना इस बात को जाने भी निकाल लेगा इस आंसर। सो जस्ट यूज योर लॉजिक, है ना, डरना किसी भी चीज से नहीं है, और जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, लॉजिक, इंटरलेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो दिस वॉज क्वेश्चन फ्रॉम यूनियन बजट। अभी आप देखते जाना कि कहां से क्वेश्चन है ना, बजट, नोट इट डाउन। देन कम्स अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये वाला क्वेश्चन है, विच इंडिस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखने में टफ लगेगा आपको, बट स्टिल आप देखो यहां पर कि सबसे पहली बात कि पहले के समय में कैसे क्वेश्चंस पूछते थे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, सीएसओ, एनएसओ, है ना, ये नीति आयोग, है ना, समथिंग लाइक दैट। चार ऑप्शन दे दिया। पहले के क्वेश्चन आप जाकर देखोगे इकोनॉमी के, तो यूल सी दैट। बट यहां ये नहीं पूछ रहा, यहां बोल रहा है कि इकोनॉमिक ऑफ इंडेक्स प्रोडक्शन डेटा जो मॉस्पी रिलीज करती है ना, पूरा बता भी रहा है कि ये मॉस्पी रिलीज करती है, इसमें कौन सा इंडेक्स ग्रो किया है इन 2023 फाइनेंशियल ईयर में। नाउ सी द ऑप्शंस। यहां पर भी ऑप्शन को आपको, ये ट्रिक है ना, लाइक दिस इज अ ट्रिक ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। जस्ट सी, कंज्यूमर गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड। अब बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन हटाओ, बट स्टिल विल ट्राई टू एलिमिनेट हियर, है ना। एलिमिनेट हम कैसे करेंगे यहां पर, जस्ट सी, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक सेक्टर होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेक्टर, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आप ये बेसिक सी बात पता है आपको कि इसमें पेट्रोलियम रहता है, कोल रहता है, ऑयल रहता है, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। सो मैन्युफैक्चरिंग एज अ, मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेक्टर नॉट, तो एक ऑप्शन तो यहां से ये हट गया जस्ट कॉमन सेंस से। देन कम्स की, अब ये तीन ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। नाउ सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड, कैपिटल गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड। नाउ थिंक कि ये चीज आपके लिए ट्रैप रखी गई है कि अगर आप दो ऑप्शन भी एलिमिनेट करके यहां पर आ जाते हो, है ना, कि ये दो ऑप्शन सिमिलर है, इसका मतलब कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। बिकॉज बीपीएससी ने बहुत सिंपल सा ट्रैप लगाया कि आप दो ऑप्शन तो कंफ्यूज करो और इन दो ऑप्शंस में ही आंसर है। नाउ थिंक कि कैपिटल गुड, हमने जब बजट पढ़ा, या आपने जो लाइक बहुत बहुत लोगों ने पहले से लाइक पढ़ा होगा बजट प्रीवियस ईयर में भी, और सुनते भी आ रहे होंगे कि कैपिटल चीजों में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या रिफ्लेक्ट करेगा, कैपिटल गुड रिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा कि कंज्यूमर गुड रिफ्लेक्ट करेगा। आप मुझे बताओ कि कोविड 19 आया, अगर आपको बेसिक चीज पता है, थोड़ा सा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कोविड 19 आया, उससे क्या हुआ, अभी हमारा डिमांड क्या है, कम है। हम डिमांड को बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं हर बजट में। सो कंज्यूमर गुड का जो कंजम्पशन है वो भी कम होगा, है ना, आफ्टर द कोविड 19 और वो सारा वॉर और ये सब चीजों को लेकर कंज्यूमर गुड का कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। बट कैपिटल गुड का कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट, हाउ दे आर प्रमोटिंग, है ना, हाउ मच इन्वेस्टमेंट दे आर ब्रिंगिंग। तो आप अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो क्या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च हुआ था 2-3 साल 4 साल पहले, है ना, उसके बाद और भी स्कीम्स बड़ी बड़ी लॉन्च हुई, ठीक है। सो कैपिटल गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज द आंसर।
सो अगर थोड़ा सा भी बेसिक समझदारी है ना, इफ यू हैव रेड बेसिक, जैसे बजट भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि ना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है, फिजिकल डेफिसिट ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इनके बिटवीन द लाइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सिर्फ फैक्ट फैक्ट को हम ऐसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट, क्योंकि एक फैक्ट अपने आप में बहुत डिटेल्स लेके आया होता है ना, इट हैज लॉट ऑफ डिटेल्स इन इट। अगर मैं बोलूं फिजिकल डेफिसिट 4.5 है, तो देर इज सम मीनिंग ऑफ दैट कि वाई इट इज सो। अगर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है उसका कारण भी होगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वाइल वी आर रीडिंग द बजट, एंड आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स टुमारो, है ना, व्हेन वी विल डू द बजट थिंग। तो बेसिक बेसिक सी बातें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं ना, लेट से, और यहां पर आप देखो ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे ना, आईआईपी का मतलब क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स, दीज थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम एनीवेयर, है ना। गूगल आपके पास है, एआई आपके पास है। हैव सम क्यूरियोसिटी कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, है ना। ऐसा करके यू विल सर्च, यू विल गेट एन आंसर, बहुत सिंपल से भाषा में वो आपको समझा देगा। सो जस्ट हैव एन अवेयरनेस ऑफ दीज थिंग्स कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया आईआईपी। सो हम बेसिक लॉजिक यूज करते हैं यहां पर, और ट्रैप भी समझते हैं ना, दिस इज द ट्रैप, कि अगर आपको दो सिमिलर ऑप्शन है ना, एक जगह खाली कंज्यूमर लिखा है, कैपिटल लिखा है, बाकी चीजें सेम है, दैट मीन्स कि ये दोनों में से ही एक आंसर होगा, इतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज ये ट्रैप सेट ही इसलिए किया गया है। सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ 50-50 क्वेश्चन इफ यू डोंट नो, ठीक है। 50-50 में भी आप लॉजिक लगाते कंज्यूमर गुड का, कैपिटल गुड का, जो मैंने अभी समझाया कि एक ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, किसकी डिमांड ज्यादा होगी, जब जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वही चीज तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हमारा अल्टीमेट जो गवर्नमेंट की इतनी स्पेंडिंग हो रही है ना, जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स पॉलिसीज लाई जा रही हैं टू इंक्रीज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी सरकार, तो और क्या होगा, कैपिटल गुड का कंजम्पशन बढ़ेगा। कंज्यूमर गुड का कंजम्पशन घट क्यों रहा है या कम क्यों है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, कोविड-19, वॉर्स, है ना, दीज आर व्हाट मेकिंग कंज्यूमर स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ मनी। सिमिलर सी बात है ना, अगर स्पेंड, सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, दीज थिंग्स विल हैपन, सो यू विल नॉट हैव इनफ डिस्पोजेबल इनकम टू बाय कंज्यूमर गुड्स, है ना। वंस यू हैव लॉट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, लॉट ऑफ सेविंग्स, यू विल गो एंड बाय कंज्यूमर गुड्स। बट अभी आप इकोनॉमी की जनरल हालत समझ रहे हो कि लास्ट के 4-5 साल से क्या चल रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। सो डेटा फैक्ट के बिहाइंड की बात भी हम समझेंगे, जो कोर डेटा है ना, हर डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, देर आर सर्टन कोर डेटा जो आपके बजट में दिया रहता है, और वो इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइटेड रहता है। आपको बस उतनी सी बात समझनी है, उसको एब्जॉर्ब करना है, और वहां पर जाके दिमाग लगा लेना है अपना एग्जाम में, एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन, दीज आर वेरी रैंडम क्वेश्चन, इनको आपको छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी फैक्चुअल रट्टाफिकेशन, 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका गलत होगा और नेगेटिव मार्क्स आप लेके घर जाओगे। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, है ना, दिस इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 इन इंडिया। सो सपने में भी नो वन कैन थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, आंसर इज दिस। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में, जिनको आपको स्ट्रेटेजिकली छोड़ना पड़ेगा, है ना। सो डोंट, मतलब इसके लिए आपको जजमेंट वहां पर ऑन द स्पॉट लेनी पड़ेगी कि इफ आई नो एनी ऑप्शन, इफ आई एम एबल टू एलिमिनेट एनीथिंग, आई विल गो फॉर दिस। बट यहां पर तो आप देखो ना, कोई भी ऑप्शन आपको कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है ना, एवरीथिंग इज लाइक 50-70 करोड़। आपको कोई आइडिया है क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का? नो वन हैज एन आइडिया अनटिल कि वो कहीं पे आपने पढ़ा हो और उसको रटा हो। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर लिविंग पर्पस। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर इन ओवरऑल जीवीए, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ एक गलती थी कि इकोनॉमिक सर्वे बिहार का नहीं बताया गया ना यूनियन का बताया गया, सबसे पहला कंफ्यूजन ये था, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये यूनियन का ही होगा, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट, ए। अब दिस इज वेरी बेसिक फैक्ट कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीवीए का, है ना, जीवीए में एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस का, 3 सेक्टर होते हैं। जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, जीवीए में कंट्रीब्यूशन है, दीज थिंग्स आर गिवन इन द बजट। तो हमको फोकस किस पे करना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पे, कि भाई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, किस में स्पेंडिंग ज्यादा हुई, आगे वो भी देखेंगे, वैसा भी क्वेश्चन आया है। सो दीज थिंग्स, दीज फैक्ट्स आर टू बी सीन फ्रॉम द बजट इकोनॉमिक सर्वे जो भी गवर्नमेंट लेके आती है ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। सो अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट सी कि फैक्ट कहां से आ रहा है ना,
किस सेक्शन से आ रहा है, एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, है ना। एक दो आप छोड़ के चलना कि 15 क्वेश्चन है तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो किसी को नहीं पता होगा, एंड दोज विल बी रैंडम। वो रैंडमनेस जानबूझ के डाली जाती है ताकि आप वहां पर पैनिक करो, अपना समय बर्बाद करो, बिकॉज इस बात को भी बहुत क्लियरली समझना आप लोग कि उनको कैसे लोग चाहिए, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पैनिक करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए कि कोई काम दिया और वो सामने देखा और एकदम से पैनिक होने लग गया ना। मेंटली स्ट्रांग, रेजिलिएंट, इमोशनली स्ट्रांग, ऐसे लोग चाहिए। तो ये चीज ऐसी ही डाली जाती है कि बच्चे वहां पर फॉल्टर करें और वो पैनिक करें और अपना पेपर खराब कर लें। सो दे आर थ्रोन आउट टू द प्रोसेस ओनली। सो बिल्कुल फोकस्ड वे में इन चीजों को हम अभी से समझेंगे कि सवाल आ कहां से रहा है, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और फैक्चुअल भी पूछ रहा है तो कौन से एरिया से पूछ रहा है। अगेन वी सी कि बेसिक इकोनॉमिक सर्वे का और बेसिक सा डेटा है ना, ये डेटा पता होना चाहिए। एज एन एस्पिरेंट, एज एन अवेयर सिटीजन, यू मस्ट नो कि भैया जीडीपी में या जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, तभी तो आप कहीं पे कोई ढंग की बात कर पाओगे, इवन इन द मेंस ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज अगेन फ्रॉम द बेसिक थिंग। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ बिहार, है ना। दो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, बट स्टिल देखो क्या पूछ रहा है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, अब दिस इज व्हाट, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, है ना, ये सबको ही पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन बिहार में हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मुद्दा ही है अभी भी, है ना। तो सी, हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, बहुत सिंपल सी बात है, लेबर की डिमांड है दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, है ना, चेन्नई में। सो लेबर बिहार से कहाँ जाता है, इन शहरों में जाता है, ठीक है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का कारण है अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। अब बिहार में हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, बच्चे पढ़ने कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कारण। सो जैसे ही दो कारण मिल गया, तीसरे को पढ़ना ही नहीं है, ऑल ऑफ द वो आंसर है। सिंपल सी बात है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल। देन कम्स अनदर फैक्ट, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगेन इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, बट यू सी कि यहां पर पूछ क्या रहा है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे, आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी हो, जैसे हमने डिस्कस भी किया है ना एक क्लास में डीएचएस की, आरबीआई के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जो चीज इंपॉर्टेंट थी, एंड वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन द फर्दर क्लासेस ऑल्सो, है ना। आने वाले महीनों में भी जो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज होगा, विल सी दोस थिंग्स ऑल्सो। बट यहां पूछा क्या है, इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या फोरकास्ट है। पहले तो आपसे पूछता था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, अभी भी आपसे वही पूछ रहा है कि अभी आपको पता है क्या कि अभी आज के समय में या जो प्रेडिक्शन है वो इन्फ्लेशन का क्या है। सो दिस क्वेश्चन वॉज डिलीटेड। दो आप समझो कि सवाल कहां से बन रहे हैं, आरबीआई की डिसीजन से या आरबीआई की पॉलिसी मेकिंग से, आरबीआई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज है उससे रिलेटेड। और यहां पर अगर स्टैटिक वाला पार्ट देखे तो पूछ क्या रहा है, इन्फ्लेशन। हेडलाइन पूछ ले चाहे कोर पूछ ले, ठीक है। सो यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, यहां स्टैटिक वाला लिंकेज है। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो यू विल ऑब्वियसली फाइंड कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी के समय में, क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है ना। दिस थिंग यू मस्ट बी क्लियर। अब 5% तो है ही नहीं, है ना, यू मस्ट बी नोइंग कि इतना 5% तो है ही नहीं, तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड, बट स्टिल ये क्वेश्चन मतलब आंसर ही गलत दिया हुआ है तो बीपीएससी हैज डिलीटेड। अब ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस बीपीएससी को बहुत प्यारे हैं, है ना, हर साल दो तीन क्वेश्चन रहता है फुल फॉर्म पूछने वाला। CGTMSE, अब यहां जैसे हमने देखा, सबसे पहली बात तो देखो, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी, तो ये पहला वाला चीज तो अपने को क्लियर है कि सब में यही है, मतलब पहला वाला ये चार वर्ड सही है। नाउ कम्स एमएससी, एमएससी के लिए क्या है, मैक्रो एंड स्मॉल, ठीक है। एमएस है तो मतलब या तो मैक्रो होगा, स्मॉल होगा, मीडियम स्मॉल होगा, माइक्रो मीडियम। अब माइक्रो एमएम हो गया ना, या अब ये तो ऐसे लॉजिकली खत्म हो गया, सी बचा तीन ऑप्शन। अब मुझे आप लोग ये बताना कि एमएसएमई का अगर फुल फॉर्म में पूछूं तो आप बताओगे क्या, माइक्रो, सबसे पहले क्या था, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो अगर ये कोई की टर्म बना होगा तो मुझे बताओ कि आपको क्या होगा, ये माइक्रो एंड स्मॉल होगा कि माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल होगा। MSME बोलते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, दिस इज द स्कीम। प्लस दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कीम, 2000 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर टर्म विल बी इन योर इजी गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो 11th की। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पता तो वहां पैनिक करके छोड़ा है या कुछ भी मार्क करके आगे लास्ट में रैंडमली, नहीं नहीं ये होगा। यूज योर माइंड, है ना, बहुत कॉन्शियसली, बहुत फोकस के साथ। वो 70 मिनट वाला जो आपने चक दे इंडिया में सुना होगा, वो 70 मिनट आपके लिए वो मोमेंट होगा, वेर यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल, कि मैं यहाँ पर बिल्कुल फोकस्ड वे में चीजों को मैं निकालने आया हूँ। मैं हंटर काइंड ऑफ पर्सन, है ना, इन प्रीलिम्स यू हैव टू बी हंटर।
यू हैव टू हंट डाउन द आंसर, सो जस्ट हैव दैट मेंटालिटी। और यहाँ पर अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं, है ना, कि माइक्रो होता कि मीडियम होता कि क्या होता है ना, MSME का फुल फॉर्म यही होता है, माइक्रो स्मॉल। ठीक है, सो दिस वॉज अगेन। और दूसरी बात है ना, दिस इज रिलेटेड टू MSME, सो जस्ट रिमेंबर कि MSME हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में यही बताऊंगा ना, MSME जो बजट वाला सेशन है उसमें MSME का डेफिनेशन भी रिवाइज हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। सो MSME इज इंपॉर्टेंट। जस्ट सी, हमेशा बेसिक चीजों से पूछ रहा है, MSME से रिलेटेड स्कीम है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन RBI, which of the following is eligible for small finance bank transitioning to universal bank? now again ये क्वेश्चन भी बहुत टफ है ना, इन केस यू डोंट नो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, उनमें क्या अपडेट है। सो दिस क्वेश्चन वाज रियली वेरी टफ, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है एक्चुअल एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ के आना चाहिए, है ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट निगेटिव। बिकॉज यहाँ आप कोई भी क्वेश्चन में गेस नहीं मार सकते ना, यू इफ यू डोंट नो कि क्या ट्रांजिशन लिमिट है, पेमेंट बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, RRB क्या होता है, उसकी लिमिट क्या है ना, दोज थिंग्स, दोज बेसिक ऑफ बैंकिंग, इफ यू हैव नॉट रेड देन दिस क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट। सो आंसर वॉज दिस, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। बट सी स्टिल, है ना, कहां से पूछ रहा है, बेसिक सी बात है ना कि भाई अपने देश में कितने सारे बैंक हैं, उनका क्या प्रोसेस है क्या नहीं है ना। जैसे पेमेंट बैंक अभी न्यूज में चल रहा है, तो पेमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक क्या होता है क्या नहीं होता। सो दोज बेसिक थिंग्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। तो दिस इज द स्टैटिक पार्ट। अगर आपको स्टैटिक पार्ट पता होगा तो वहां पर चीजें दी होती, डेटा और फैक्ट, एंड देन यू कुड हैव एलिमिनेटेड, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होता तो। 81, अगेन सी, बजट की प्रायोरिटीज, है ना, बजट की प्रायोरिटीज। ये भी आप, अगर आपको नहीं पढ़ा है ना, इफ यू डोंट रिमेंबर इन द एक्चुअल एग्जाम, जैसे लास्ट ईयर में अगर आपको याद नहीं होता, देन ऑल्सो आई टेल यू कि कैसे इसको निकालते हैं। यहां पूछा क्या, एनर्जी सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। नॉट टेल मी कि जो बजट की प्रायोरिटी होगी वो कोई एक पर्टिकुलर टारगेट होगा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर होगा कि कोई पर्टिकुलर पूरा का पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट होगा। इफ यू हैव सम टारगेट इट विल बी स्मॉल टारगेट। अगर मुझे एनर्जी सिक्योरिटी बोले तो वी ऑब्वियसली वी आर ट्रांजिशनिंग टू एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, जो हम रिन्यूएबल से, है ना, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज व्हाट, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी की हमेशा बात होती है। सो एनर्जी सिक्योरिटी इज व्हाट, अ प्रायोरिटी, अ स्मॉल टारगेट। प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस बढ़ाना है एग्रीकल्चर में, इट इज ऑल्सो अ टारगेट, है ना। आप बोल रहे हो कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी है और रेजिलियंस बढ़ाना है ना। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज व्हाट, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, कि क्लाइमेट के विरोध में आप कितने रेजिलियंट हो, आपका ड्राउट रेजिलियंस है कि नहीं है क्रॉप में। ठीक है, सो यू टॉक अबाउट रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, सो दिस इज अ टारगेट, प्रायोरिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे बताओ कि अगर एनर्जी सिक्योर हो जाएंगे हम तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगा? क्या हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, या एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक हो जाएगा, या रेजिलियंस हो जाएगा, क्लाइमेट स्मार्ट हो जाएगा, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बहुत बड़ा कैनवास है ना, बहुत बड़ा कैनवास है, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये हमारे बजट की प्रायोरिटी नहीं हो सकती। इंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग डेफिनेटली, है ना, इंप्लॉयमेंट स्किल इज अ स्मॉल सेक्टर, it is our priority, so which of is not included, so sustainable development is not included, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली कंसिडर्ड बात है कि जो भी चीज गवर्नमेंट कर रही है एवरीथिंग इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अदरवाइज पूरा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही धराशायी हो जाएगा, इट विल बी गॉन। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे जो भी पॉलिसीज होती है सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। सो कॉमन सेंस, है ना, इफ यू नो द थिंग्स, इफ यू कैन यूज योर लॉजिक, यू कैन अराइव एट दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग कि हाँ बजट में क्या था। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दोज हु हैव नॉट रेड बट कंसेप्चुअली स्ट्रांग, दे डिड इट लाइक दिस। अगेन सवाल कहां से है, बजट से। ठीक है, विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट अलोकेशन इन द बिहार बजट, ठीक, बिहार बजट से क्वेश्चन है कि किस सेक्टर को सबसे ज्यादा मिला। तो बजट जब हम पढ़ेंगे तो बेसिक क्यूरियोसिटी रखेंगे, ऐसा लोड लेके नहीं पढ़ेंगे कि कोई भारी काम करना है, बजट पढ़ना है, फैक्ट है ये वो रोना तो बंद कर देंगे आज से, है ना। आज से क्या, एग्जाम में जब तक हो तब तक रोना बंद कर देंगे, है ना, कि ये करना है वो करना है, नहीं। यू हैव टू टेक इंटरेस्ट, है ना, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता बट स्टिल यू हैव टू टेक सम इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, बिकॉज वो आपको ही सीखना है ना। यू हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स व्हेन यू विल बिकम एन ऑफिसर, यू हैव टू यूज एवरी कॉन्सेप्ट, सोसाइटी का हो, इकोनॉमी का हो, IR का हो, एवरीथिंग विल कम इनटू योर पिक्चर व्हेन यू विल टेक डिसीजंस। सो क्यूरियोसिटी रखेंगे कि भाई सरकार का बजट है, किस चीज को सबसे ज्यादा बाहर मिला, किस चीज को सबसे ज्यादा वेटेज मिला। सो
एजुकेशन। और बिहार में एजुकेशन है ना, ऑलमोस्ट हर साल के बजट में ये चीज़ हाईलाइट की जाती है, एजुकेशन को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। सो बिहार बजट अगेन बेसिक फंडामेंटल बातें। व्हाट वाज द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर बिहार फॉर द फिजिकल, अगेन बजट से क्वेश्चन है, बजट से है या है ना, इको सर्वे, बिहार इको सर्वे, ठीक है, इसमें दिया हुआ 54,111, दिस वाज द आंसर। अब यहां पर आप देखो पूछ क्या रहा है, स्टेट के जीडीपी के बारे में पूछ रहा है ना, और कोई एडिशनल डेटा तो नहीं पूछ रहा है आपसे, स्टेट के जीडीपी के बारे में पूछ रहा है कि पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीएसडीपी है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएसडीपी क्या होता है ना, इफ यू रिमूव द डिप्रिसिएशन इट बिकम्स नेट, है ना, किसी भी ग्रॉस में से अगर डिप्रिसिएशन घटा दिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इट बिकम्स नेट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, है ना। पर कैपिटा मतलब कि हर एक इंसान का इकोनॉमी में, बिहार की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, बिहार के सिटीजन का या बिहार के जो पॉपुलेशन का। सो दिस इज द केस 54,111। सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर इकोनॉमिक सर्वे। तो हमको डेटा कैसा देखना है, इस तरीके के बेसिक डेटा देखना है। अगर आप थोड़ा 2-3 साल पहले के पेपर देखो, 65th या 66 का पेपर है या 67 का, आई गेस जो भी होगा, उसमें पूछा है कि जो बिहार का पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से कितना टाइम्स वो है, लाइक 1/3 था, इट वॉज हाईलाइटेड इन दैट बजट ऑल्सो। सो 1/3 था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से, पर कैपिटा जीडीपी क्या है, प्रायोरिटी क्या है बजट की, एलोकेशन किसको ज्यादा मिला ना, दीज थिंग्स आर आज। तो जो डेटा फैक्ट याद करेंगे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स ऑल्सो, है ना, कॉन्टेक्स्ट में। बजट अगेन देख लो, बजट से क्वेश्चन पूछा है, प्रपोज विष्णुपद योजना का प्रपोजल था, किस स्टेट में, है ना, किस स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट करेगा। अब ये बात बताओ कि अगर आप इसमें भी गलती करके आ रहे हो सो दैट इज अ क्राइम, बिकॉज ये स्टैटिक का भी पार्ट है, ये बिहार के कल्चर में भी आप पढ़ोगे विष्णुपद टेम्पल के बारे में कि वो गया में लोकेटेड। सो अगेन ये कहां पर लोकेट होगा, ऑब्वियसली गया में होगा, और ये बहुत वाइडली न्यूज में भी था, है ना। आई डोंट थिंक मेनी ऑफ यू हैव डन इट राइट, बट स्टिल बहुत लोगों ने ये गलत भी किया था। सो 110, हु प्रेजेंटेड बिहार बजट, सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा है कि बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ना, अगेन सम्राट चौधरी, ठीक है। सो बेसिक सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डरने से, डरने की चीज है ना, ये बेसिक आपको पता ही होना चाहिए भाई बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इतना नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है मामला ना, फिर तो तैयारी ही कर रहे हो गलत है ना, फिर तो एक्सपेक्ट ही नहीं करो कि आप कुछ वो उसको पॉजिटिव मिले। तो बेसिक बातें हमेशा पता होनी चाहिए ना, यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट, यू आर गोइंग टू बी एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंटेलेक्चुअल पर्सन को का मतलब क्या होता है, उसको बेसिक बेसिक जो कोर फैक्ट्स हैं या कोर चीजें हैं उसको पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली हमको उस लेवल पे रीच करना है, उस लेवल पे आप जिस दिन रीच कर जाओगे सब्जेक्ट में यू विल बी एबल टू डू थिंग्स वेरी इजिली, है ना। वेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ये था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। अब दिस इज अगेन यू विल से कि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बट अगेन इसका मेंशन जो ग्रीन बजट है और जो जेंडर बजट है दोनों का मेंशन होता है हर बजट में। सो आप जैसे बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ोगे वहां पर ये दोनों टर्म आते हैं, तो ये अपनी क्यूरियोसिटी रखनी है कि बिहार में ग्रीन बजट कब लॉन्च किया गया, थोड़ी सी हम क्यूरियोसिटी भी रखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्रीन बजट बजट बिहार पहला स्टेट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना, 2020-21 में। सो बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट। सो अगेन जेंडर बजट कब इंट्रोड्यूस होता, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिहार में जेंडर बजट कब अनाउंस किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अनाउंस किया था जेंडर बजट फर्स्ट टाइम। सो जस्ट गिव मी दीज डिटेल्स इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग फॉरवर्ड, है ना, अगेन आप देख लो बेसिक बजट से ही क्वेश्चन है ना, बजट में ये टर्म है, सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। सो दिस वाज ऑल 15 क्वेश्चंस फ्रॉम 70th बीपीएससी प्रीलिम्स वाला पेपर। सो अगर आप देखोगे यहां पर तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहां से थे, बजट से थे। एक क्वेश्चन क्रिसिल वाला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बाकी चीजें जो थी वो बेसिक कोर फैक्ट्स ही थे जो आपको पता होने चाहिए। लाइक इट्स डिफिकल्ट बट विल डू दिस टाइम, है ना, विल सी कि वो चीजें आपको याद रहें। सो दिस वाज अबाउट 70th फैक्चुअल। आप यहां पर देख रहे हो कंसेप्चुअल नहीं था, बट स्टिल अगर आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो यू विल बी एबल टू टेक कम से कम 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, है ना, 10 क्वेश्चन आप लेके चले जाओगे यहां से आराम से। बट स्टिल एफर्ट लगता है ना, फैक्चुअल चीज है, एफर्ट लगेगा, बिकॉज सबको फैक्ट्स याद नहीं रहते एंड उस समय लॉजिक काम भी नहीं करता कई बार। बट देन ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर कि जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो किस लेवल के थे और कहां से टारगेट हो रहा था, कौन से कॉन्सेप्ट से टारगेट हो रहा था, है ना, क्या वो बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, है ना, जो कभी कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं गया है,
कभी जीडीपी पूछा ही नहीं गया है, कभी जीएनपी पूछा ही नहीं गया है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। जो कोर चीज़ें हैं इकोनॉमी की उनसे ही सवाल आ रहा है, तो हमको वही चीज़ पढ़नी है। एक इंडिकेशन हमको यहाँ से ये मिला। बट फैक्चुअल भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी पढ़ेंगे, है ना। फैक्चुअल पार्ट कहाँ से पढ़ना है? बजट इकोनॉमिक सर्वे को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आरबीआई का जो भी न्यूज़ है ना, जो भी अभी मैंने उस दिन वाला केस बनाया था, वो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इज दैट कि आपका 5 साल बाद उस रेपो रेट को घटाया गया, पॉलिसी रेट। स्टांस के बारे में भी पूछ सकता है ना, जो चीज मैंने बताई है लास्ट क्लास में। सो यहां पर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का देखता है। अगेन 15 क्वेश्चन, बट 13 क्वेश्चन वर स्टेटमेंट बेस्ड। सो एक एक करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट? ठीक है, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आंसर इसका था पाउंड स्टेर्लिंग। इसमें मैक्सिमम लोगों ने यूएस डॉलर मार के आए होंगे ना। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विद अ टैप। यहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन इफ यू डोंट नो। और ये ट्रैप है ना। मैक्सिमम लोग यूएस डॉलर मार के आएंगे जिनको कोई आइडिया नहीं है इस करेंसी का। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है ना। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। और अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई का क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी फंडामेंटल थिंग, है ना। मैक्सिमम इफ यू सॉल्व पीवाईक्यू यू विल गेट दिस क्वेश्चन या दिस टॉपिक रिपीटेडली कि आरबीआई के बास्केट में क्या क्या चीजें होती हैं। सो आंसर वाज ऑल ऑफ द अबव। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे। इफ यू रेड द स्टैटिक थिंग वेल, है ना, जो बेसिक स्टैटिक है फॉरेन एक्सचेंज का, दिस थिंग इज वेरी बेसिक। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है करेंसी का, दीज थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग। इंडिया का कौन सा रेटिंग सिस्टम है ना, फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम है कि क्या है ना, फिक्स्ड है। दीज थिंग्स बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो, है ना। ये किसी भी बुक में आप देखोगे ये 3-4 बातें मेंशन होती हैं। सो जस्ट हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। अब ये 112 नंबर क्वेश्चन, अगेन इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है ना। रूल ऑफ ऑरिजिन, रूल ऑफ ऑरिजिन 4 स्टेटमेंट है। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन डिराइव था, है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडिया यूके ने क्या किया है, लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। मैंने क्या बताया था कि ये नेगोशिएशन, वहां पर स्टेटमेंट भी था ना जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी कि दिस नेगोशिएशन वाज बीइंग हेल्ड, लाइक 3 साल से ये नेगोशिएशन चल रहा था, इंडिया यूके एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये उसी से रिलेटेड टर्म है जो विवाद का कारण था। रूल ऑफ ऑरिजिन, किस कंट्री में जो जो आपका प्रोडक्ट ऑरिजिन हो रहा है उससे रिलेटेड रूल्स क्या होंगे। ठीक है, सो ये मामला उसके बीच में फंसा हुआ था। तो दिस टर्म वाज कंटिन्यूअसली इन न्यूज। तो ये उसी से बना था क्वेश्चन। बट स्टिल अगर आपको कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत भी पता है कि रूल ऑफ ऑरिजिन किससे रिलेटेड, ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया से कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो आप प्रोडक्ट देखते हो उसके पीछे लिखा रहता है ना कि ऑरिजिन कहां से हो रहा है। सो दिस इज अबाउट रूल ऑफ ऑरिजिन। सवाल देखो कि कितना इजी है। रूल ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो किस नेशन से ऑरिजिन हो रहा है इसका क्राइटेरिया है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ गलत लग रहा है क्या आपको? रूल ऑफ ऑरिजिन क्या है? क्राइटेरिया है नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। नेशनल सोर्स किस नेशन से ऑरिजिन हो रहा है प्रोडक्ट, चाइना से ऑरिजिन हो रहा है कि अमेरिका से ऑरिजिन हो रहा है कि वियतनाम से हो रहा है कि इंडोनेशिया से हो रहा है, कहां से प्रोडक्ट का ऑरिजिन हो रहा है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दिस इज रूल ऑफ ऑरिजिन। रूल ऑफ ऑरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसीज टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू अ गिवन प्रोडक्ट। भाई जब आपको पता होगा कि इस कंट्री से ऑरिजिन हो रहा है, चाइना से ऑरिजिन हो रहा है कि, है ना, वियतनाम से ऑरिजिन हो रहा है, तभी तो आप बताओगे ना कि इसमें टैक्स कितना लगेगा। जो हमारा नेगोशिएशन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अ पर्टिकुलर कंट्री या ग्रुप के साथ, जैसे इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो मैंने उस दिन क्या बताया, 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर व्हाट, लाइक इट विल बी टैरिफ फ्री। सो ये हो गए रूल्स की बात। अगर यूके को पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट इंडिया से आ रहा है कि ये बगल में बांग्लादेश से बन के आ रहा है, तो कैसे वो टैरिफ डिसाइड करेगा? तो रूल ऑफ ओरिजिन क्या करता है, कस्टम एजेंसीज को हेल्प करता है कि इस पे क्या रेगुलेशन लगेगा, क्या फीस लगेगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, सही है दोनों। दीज आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। सिंपल सी बात है, जब आपको पता चलेगा तभी तो ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे हमको, जो ओवरऑल ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है या जो इंडिया की मिनिस्ट्री रिलीज करेगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दीज आर यूज, है ना, रूल ऑफ ऑरिजिन को यूज करते हैं ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए। देयर इंपॉर्टेंस इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द ड्यूटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इंपोर्ट। सिंपल सी बात है, जो ये ऊपर बताया इसी चीज को ये सब्सटैंशिएट कर रहा है कि इस रूल ऑफ ऑरिजिन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये डिराइव करता है फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज और रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाएंगी किसी भी प्रोडक्ट पे, है ना, इन सेवरल केसेस,
उसके सोर्स ऑफ इंपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, इंडिया से किया गया है कि बांग्लादेश से किया गया है। इंडिया से किया जाएगा तो वो टैरिफ फ्री होगा, बांग्लादेश से करेंगे तो 50% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो कोई भी लंबा क्वेश्चन देखें, देख के पैनिक नहीं करना है उसको, बिल्कुल इंग्लिश को सरल भाषा में, अगर इंग्लिश यहां नहीं समझ में आ रही तो हिंदी वाले वर्जन में तुरंत मूव कर जाएंगे। मेनी ऑफ यू जिनको लगता है कि इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा और हिंदी में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, जस्ट मूव टू द हिंदी। आपके हिंदी बगल में ही रहता है, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत लगे तुरंत हिंदी मूव करो, क्रॉस चेक करो, समझो और फिर वैसे दिमाग लगा के ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। तो यू सी यहां पर सारे स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं लग रहा, बस समझने का, समझा एंड देन मूव टू द ऑप्शन। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, टफ था, है ना, बिल्कुल टफ था, बट स्टिल थोड़ा बहुत भी आइडिया था। और डिराइव कहां से हुआ आप सोचो, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी कौन सा आइटम से? इंडिया यूके। इंडिया यूके कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया यूके का एफटीए। और इस बार भी आप क्वेश्चन देखना कि किस कंट्री के साथ साइन किया। वी हैव गिवन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, क्वेश्चन पढ़ा भी दिया है मैंने, तो उसको याद रखना कि इंडिया यूके के बीच में एफटीए साइन हुआ है। उसमें 2 एग्रीमेंट साइन हुए, मैंने दोनों पढ़ा है ना, दोनों नाम याद रखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन, अगेन बहुत बड़ा बड़ा, बहुत सारे फैक्ट्स दिख रहे हैं, बट यहां पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि क्या पूछ रहा है, आस्किंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सिंपल सी बात है, आईएमआर के बारे में पता होना चाहिए, एमएमआर के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आईएमआर का डेफिनेशन, एमएमआर का डेफिनेशन, वहां पर कुछ फैक्ट्स इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, ये आपकी 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में। बट यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि अगर नहीं भी पता है तो अपन कैसे इसको एलिमिनेट करें थोड़ा बहुत। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबको पता है कि समथिंग का रेशियो है ना, सिंपल सी बात है, इतना तो हमको पता है कि मोर्टेलिटी रेट समथिंग का रेशियो, है ना, दिस बाय दिस होता है। अब ये पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। प्रोबेबिलिटी होती है कि रेशियो होता है, मेरे को बताओ आप। सिंपल सी बात, जैसे ही प्रोबेबिलिटी वर्ड देखा वैसे ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहां पर आया, यहां पर देखा कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनमें से कि वन गलत है, इसका मतलब यहां पर करेक्ट पूछ रहा है तो इसमें वन नहीं होना चाहिए, ये हटा दो, ये हटा दो। दो ऑप्शन हम पहला ऑप्शन देखते ही हटा दिए, यहां पर वन तो है ही नहीं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, ये होता है रेशियो। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया, बचा हमारे पास 2 3 4 और ओनली 2 एंड 3। इसका मतलब 2 3 दोनों सही है ना। इसको हमको देखने की जरूरत है, ये फैक्ट जो आपसे पूछ रहा है ये आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, 50-50 है। अगर आपको इसके आगे ये देखना है तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे, 2 3 तो है ही है, बस 4 ऑप्शन हमको पढ़ के देखना है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, इनको छोड़ देंगे, इनको पढ़ेंगे भी नहीं। पहला स्टेटमेंट देखा, हमको समझ में आ गया कि ये गलत है, ये गलत हो गया तो नीचे आया, यहां चेक किए, करेक्ट पूछ रहा है, ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, मैंने 2 ऑप्शन में देखा 2 और 3, 2 और 3, इसका मतलब 2 और 3 तो सही है ना। और 4 को चेक कर लेते हैं, बस फिर सीधे हम 4 पे आ गए। यहां पर आके पढ़े, एज पर एसआरएस बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 2019 वाज उत्तर प्रदेश। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा कहां पर है। और जब आप ये चीज पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आपको ये बात वहां पर मिल जाएगी कि मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है, 2 एंड 3। सी हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वाज सीमिंगली लुकिंग एज वेरी फैक्चुअल इज नाउ सॉल्व इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो कभी भी जो बड़ा स्टेटमेंट दिखे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेटा फैक्ट दिखे, आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आई लूज मार्क्स विद कंपैरिजन टू जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं या जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आए हैं, जो एलिमिनेट करना जानते हैं। सो विल एलिमिनेट दिस, है ना। एलिमिनेट भी कैसे किया, बेसिक सी बात थी। आईएमआर का मतलब क्या होता है, सम रेशियो, यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी, तो ये तो मतलब ही नहीं है ना प्रोबेबिलिटी का, तो वन गलत हुआ, सीधा एलिमिनेट करके हमने आंसर निकाल लिया। और ये फैक्ट कहां से आ रहा है, ये बेसिक से डेफिनेशन से आ रहा है। बेसिक सी बात है, एमएमआर, आईएमआर, है ना, ये सारे इंडिकेटर्स एनसीईआरटी की किताब में भी दिए हुए हैं, वहां पर मेंशन भी है। सो एनसीईआरटी, दिस इज अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन इसमें भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। यहां पर भी बहुत सिंपल सा नहीं दे दिया कि 3 स्टेटमेंट दे दिया आप निकाल ले जाओगे इजी, नहीं, बहुत दिमाग लगाना था। यहां पर इज अ कंसेप्ट क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11th। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस ये है कि आपको जो कोर फंडामेंटल बातें हैं किसी भी चीज की या कोर टर्मिनोलॉजीज हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। इसी पेपर में 6-9 में कम से कम 4 क्वेश्चन उस एनसीईआरटी से था। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये एनसीईआरटी में था, और नीचे आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, वो भी उसमें था। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी। सो फंडामेंटल चीजें हम लोग देखेंगे कि ना सोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच एनेबल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है।
लेकिन ये प्रोसेस करता क्या है? इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। क्या ये काम करता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, है ना, सोशल, ठीक है, सोशल सेक्टर, दीज थिंग्स आर व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर बोल रहा है कि एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये तो नहीं होगा। इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीज द नॉलेज डेफिनेटली होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन बोला तो मतलब टू सही है, अभी यहां से ये समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग द स्किल लेवल, ह्यूमन कैपिटल स्किल लेवल भी इंक्रीज होगा। चौथा स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। कैपिटल है ना, पैसा पूंजी जमा करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। इंसान का विकास करना कैपिटल फॉर्मेशन होता है। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, है ना, ये सब चीजों का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट करते हैं। तो ये 2 3 4 तीनों मेरे को सही लग रहा है। ऑप्शन में आए हम देखे 2 3 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब 2 और 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 4। ओनली 4 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये जो चीज है, 2 ऑप्शन भी यहां पर इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या हो गया? ये 2 और 3 ऑलरेडी 4 में इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहां पर बेटर एक्सप्लेन किससे हो रहा है? ओनली 4 से। क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो है ही नहीं, 2 3 4 तो था ही नहीं, 1 तो गलत ही है। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप वहां पर एलिमिनेट कर रहे हो और दिमाग लगा रहे हो। बहुत लोग यहां पर 3 और 4 मार के आ गए थे, है ना, ये नॉलेज वाला छोड़ दिया था। सो जस्ट थिंक कि अगर ये ऑप्शन नहीं है 2 3 4, तो हमारे पास क्या बचा है? और ये वाले ऑप्शन में ये वाली बातें भी हैं, दोनों ये 2 और 3 इसमें इंक्लूडेड है। सो आंसर विल बी ओनली 4। तो ये आपको कॉन्फिडेंस वहां पर दिखाना है ना, वाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप वहां पर कंफ्यूज होगे और फिर यही मार के आ जाओगे कि नहीं ये तो यही है, ये तो है ही है ना, फिर आके बहस भी करेंगे अपन ग्रुप में, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो उसको अवॉइड करेंगे, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। ये बहुत भारी क्वेश्चन था, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगेन इसकी चर्चा की गई थी यूनियन बजट में, ठीक है, बजट के डॉक्यूमेंट में इसकी चर्चा थी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि बेसिक अगर आपको पता है ना, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, आई गेस सबने सुना ही होगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी तक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी रिफर्स टू, है ना, ये स्टेटमेंट मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, और ये बोल रहा है बैंक्रप्सी एक स्टेट है, इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन, मतलब कुछ शुरुआत ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। जब आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, है ना, टर्म यूज करते हो, सुनते हो, तो आपने क्या वहां से समझा कि इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया, ठीक है। दिवालिया, अगर किसी के पास पैसे नहीं है चुकाने को तो वो क्या होता है? दिवालिया होता है। तो पहले आदमी क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है, फिर वो बैंकरप्सी फाइल करता है। सिंपल सी बात है, इतना कॉमन लॉजिक लग रहा है कि हमारा, कि इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गए, और बैंकरप्सी मतलब अब जाके हम लीगली फाइल कर रहे हैं कि हम पैसा चुका नहीं सकते, तो वो बैंकरप्सी का प्रोसेस चलता है, फिर आपकी कंपनी नीलाम होती है, जैसे विजय माल्या और इन सबके साथ हुआ, ठीक है। पहले आप डिक्लेयर होते हो ना, कि आप बोलोगे कि भाई मैं इंसॉल्वेंट में दिवालिया हो चुका हूं, अब मैं जाके फाइल करूंगा बैंकरप्सी का केस, ताकि मेरा सारा रैप अप हो सके सिस्टम, मैं बेच सकूं, जिसको जो कर्जा देना है वो दे सकूं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। अब यहां पर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं। Bankruptcy refers to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debt as they become due। जैसे ही ड्यू हो गया, वैसे ही वो पे नहीं कर पाया तो वो बैंकरप्ट हो गया। नहीं भाई, जैसे ड्यू होते हैं, होता है, वैसे ही हम बैंकरप्ट नहीं हो जाते, वैसे वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ काउंट होता है। वंस यू डिक्लेयर योर सेल्फ दैट यू आर बैंकरप्ट, देन बैंकरप्सी इज काउंटेड। सो दिस इज रॉन्ग, है ना, बेसिक डेफिनेशन ही रॉन्ग है। इंसॉल्वेंसी रिफर्स टू अ लीगल प्रोसेस वेयर द एसेट्स ऑफ द डेप्टर आर लिक्विडेटेड और रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज बैंक्रप्सी इज अ स्टेट वेर एज इंसॉल्वेंसी इज अ कंक्लूजन, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अगर नहीं पता है तो। सिंपल सी बात यहां देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। इन चारों स्टेटमेंट में अगर आप देखो, है ना, कि सबसे आसानी से अगर किसी को पता चल रहा है कि क्या सही है तो ये है ना। इफ यू गो थ्रू ऑल द स्टेटमेंट, आई एम टेलिंग कि अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, हमारा काम है कि हम एक बार क्वेश्चन को देख लें, सारे स्टेटमेंट को देख लें। टारगेट हमारा ये है कि इन चारों स्टेटमेंट में से एक भी अगर हम सही निकाल पाए तो हम यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब 50-50 पे चले जाएंगे, 50-50 पे चले जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे स्कोर को इंप्रूव करने की, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, मतलब वन ऑफ द सेशंस वी डिस्कस कि पेपर कैसे अप्रोच करना है। सो अभी इन चारों स्टेटमेंट में सबसे श्योर हमको क्या है? कोई भी बेसिक
कोई भी बच्चा इस चीज को बता देगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी। इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है, 4 नंबर सही है। सवाल क्या पूछ रहा है, इज आर करेक्ट। अब देखो 4 सही है तो ऑप्शन में 4 होना चाहिए, 4 किस में है, इन दोनों ऑप्शन में ही है ना, तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए। अब यहाँ क्या बचा, 2 3 4। अब 2 3 4 है तो इसका मतलब ये भी गलत है ना। तो ऑब्वियसली इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है ना, 1 तो ऐसे ही निकल गया यहाँ से। 2 3 4 में से 2 और 3 चेक करें, अगर ये गलत है तो ये भी गलत है ना। सो वी अचीव एट ओनली 4। तो यहां पर अगर आपको इतना नहीं भी पता है, स्टिल यू कैन अराइव एट टू आंसर्स, है ना, 2 आंसर्स पे आप अराइव कर सकते थे, एंड देन यू कुड हैव टेकन अ डिसीजन। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और वहीं पे हमको ऑप्शन मिलेगा, वहीं से हम एलिमिनेट करेंगे और वहीं से हमारा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से स्कोर बढ़ेगा, निगेटिव घटेगा। सो दिस इज द गेम ऑफ प्रीलिम्स, है ना। आप समझो, हर सवाल आपको एकदम डायरेक्ट आना जरूरी नहीं है, बट वहां पर अपना कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल हु क्लियर एवरी ईयर आर डूइंग दीज थिंग्स और दे आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड दे कॉन्फिडेंटली ट्राई टू डू दीज थिंग्स, है ना। अभी जो प्रकाश का इंटरव्यू लिया था, आप उसको सुनना आराम से ना, ही वॉज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग अटेम्प्ट के बारे में और कैसे अटेम्प्ट होता है ना, वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यू कैन गो एंड लिसन टू दैट अगेन। सो अगेन एलिमिनेट कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव नॉलेज, बट बेसिक अपने को इतना सा पता होना चाहिए। अराइव कहां से हो रहा है क्वेश्चन, बजट में मेंशन्ड था इसके बारे में। ठीक है, इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, कई बार रिपीट भी किया हुआ है ना, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत पहले 1990s में। सो और ये एनसीईआरटी में भी क्लियरली दिया हुआ है 11th वाली में। सो दिस इज इजी क्वेश्चन। देन कम्स पीएलआई की स्कीम। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पीएलआई स्कीम अगेन हमेशा न्यूज में रहता है और लास्ट लास्ट ईयर भी न्यूज में था। ठीक है, बजट में भी था, बजट डॉक्यूमेंट में भी था, जो भी अनाउंस करते हैं। कई बार क्या होता है कि पीएलआई स्कीम 2021 में लॉन्च हुई, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, अभी वाइट गुड के लिए एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, सो जब हम कोई भी स्कीम एक्सटेंड हो रही है या कुछ उसमें नया प्लान लॉन्च हो रहा है, सो वी मस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्कीम ऑल्सो, और वो पुरानी भी हो सकती है। फिर हम एग्जाम दे के आएंगे, बोलेंगे कि अरे ये स्कीम पूछ दी, 4 साल पुरानी क्यों पूछ दी, है ना, बिकॉज उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है ना। वो चीजें मैं बताऊंगा बजट में, कुछ अभी भी रिस्ट्रक्चर हुआ है, तो वो रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम के बारे में बेसिक हमको पता होना चाहिए। सो दो थिंग्स जो बजट में दी गई हैं, है ना, वी मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स, थोड़ा बहुत भी बेसिक पता कर लेंगे। और ये क्या है, ये जो इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट है ना, ये सारे बेसिक बेसिक जो आप पढ़ोगे ना, कोई भी स्कीम के बारे में पढ़ोगे, तो ये लाइन आपको ऐसी किसी उतार के मिलेगी, पीआईबी से कॉपी पेस्टेड है। ठीक है, सो अगेन यहां पर अगर आप देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं पीएलआई, अगर किसी को नहीं पता है तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो लॉन्च की गई थी कोविड के आसपास, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, है ना। प्रोडक्शन आप बढ़ा, आप दो, आप करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो देर इज सम क्राइटेरिया, पॉलिसी के इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है ना, आप देखे होगे मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लास्ट के 4 5 सालों में इंडिया में बहुत बढ़ गई है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो हमारे ये वाइट गुड्स हैं उनमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स विच गवर्नमेंट हैज ओपेंड सो दैट वी एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कैन इंप्रूव ऑन दैट। सो पीएलआई स्कीम, द स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक्ड, है ना। सवाल यहां देखो, यहां पर स्कीम का नाम ही है प्रोडक्शन लिंक, तो यहां पर भी बोला स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, सिंपल सा फंडा है। एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्कीम ऑफर्स, है ना, स्कीम ये नहीं बोल रहा कि ओनली ऑफर्स फॉर मोबाइल, सवाल को समझेंगे, स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन, सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट किसमें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, है ना। अगर किसी पर्टिकुलर जैसे वाईफाई का डिवाइस बनाना है, अगर कोई कंपनी वाईफाई का डिवाइस बना रही है तो ऑब्वियसली उसको इंसेंटिव मिलेगा इन स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिंपल सा स्कीम है। यहां पर ना तो एक्सक्लूसिवली लिखा है ना तो ओनली लिखा है। अगर ओनली लिखा तो ये स्टेटमेंट हमको लगता कि गलत है, लेकिन यहां पर सिंपल सी बात है, स्कीम का पर्पस है, ये करेक्ट है। सवाल पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट। हमेशा याद रखेंगे, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है ना, इन चीजों में भी बहुत गलती होती है। 2 4 सवाल गए, वो तो नंबर गए ही गए, साथ में निगेटिव भी गए, है ना। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्कीम हैज 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स, ग्लोबल कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज, नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये पता है एक सही है, यहां पर आप इनकरेक्ट पूछा तो एक सही है, इसका मतलब एक तो आंसर में होना नहीं चाहिए, तो यहां पर हटा दो आप, बचा आपके पास 2 4 2 3, इसका मतलब क्या है,
2 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। 1 तो करेक्ट निकाला हमने, 1 करेक्ट निकला तो 1 ऑप्शन यहाँ से हटा दो, क्योंकि सवाल पूछ, सॉरी 1 ऑप्शन हटा दो यहाँ से, ये 2 ऑप्शन हट गए, बचा क्या हमारे पास, ये 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में 2 कॉमन है, तो 2 की हमको चिंता लेनी ही नहीं है, क्योंकि वो इनकरेक्ट है और हमको पता भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं 4 और 3 में। 4 और 3 में अब देखते हैं, 3 को देखते हैं पहले। द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% और नेट इंक्रीमेंटल सेल ऑफ गुड। अब जैसे यहां तक आए ना कि इंसेंटिव देगा 8% का, तो अब आपको पता नहीं है कि 8% देगा, 10% देगा, 6% देगा, तो बस यहीं पे बंद कर दो इसको। जैसे ही समझ में आया कि अपने को इस पर क्लैरिटी नहीं है या कुछ भी डिराइव नहीं हो पा रहा है इससे, इसको छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द टारगेट सेगमेंट अंडर पीएलआई इंक्लूड्स लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। अब बताओ मेरे को कि लैपटॉप के लिए पीएलआई स्कीम नहीं निकालेंगे क्या, जो ऊपर बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो चौथा नंबर स्टेटमेंट सही लग रहा है, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। इनकरेक्ट कौन सा है, यही है। चौथा तो करेक्ट है ना, चौथा करेक्ट है तो ये वाला भी आंसर चला गया, बचा क्या, एक ही। एलिमिनेशन से निकाला, कुछ भी नहीं पता था पीएलआई के बारे में, अगर बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या करने का है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा भाई सेक्टर पूछा है, जब पता है अपने को कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, गुड्स है ना, ये सब चीज़ों पर लगाया गया है, इतनी सी बात से हमको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये है, ये सही है। इन ये जो आपको दिए हैं डेटा फैक्ट, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये 2 कैटेगरीज, 1 कैटेगरी, कोई सेंस नहीं था इसका, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। और यहीं पे यूपीएससी वालों ने 69 में एज लिया, क्योंकि उनको ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस है, एलिमिनेशन। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, किसी भी चीज से डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ईजी क्वेश्चन है, दिमाग में ये चीज फिट कर ले लो आप लोग। कॉमन लॉजिक लगाना है, एक स्टेटमेंट पढ़ा, जैसे ही समझ में आया कि कुछ से निकल रहा है कंक्लूजन, है ना, आई एम श्योर कि हाँ ये चीज सही है, सीधे ऑप्शन में आएंगे, एलिमिनेट करेंगे, बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। पूरा सवाल पढ़ के हमको 2 मिनट खराब नहीं करना है। 2 मिनट पढ़ के सवाल खराब करेंगे और टाइम निकल जाएगा, फिर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होगा, है ना, फिर लास्ट में हड़बड़ी होगी। एवरीथिंग इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। तो चेन ऑफ इवेंट्स को ब्रेक कैसे करना है, इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पेपर अटेम्प्ट ही कैसे करना है। एंड दिस क्वेश्चन वॉज अगेन इन द बजट डॉक्यूमेंट। देन कम्स दिस क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली, कुड है ना, कर सकता है, लैंग्वेज पे भी ध्यान देंगे, है ना, कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट ग्रोथ, और साथ में इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। हाई इन्फ्लेशन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, इन्फ्लेशन भी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, या इन्फ्लेशन को, ये सॉरी, अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, पैसा पुश करेगी। हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग, तो जो ग्रोथ स्टैग्नेंट है तो सरकार क्या चाहेगी कि ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सरकार पॉलिसी अनाउंस करेगी, है ना, मार्केट में पैसा देगी। ठीक है, सो अगेन क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट में इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर का कॉज होगा, पोटेंशियली कंट्रीब्यूट, है ना। ये कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, ये स्टैगफ्लेशन को पोटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो दिस कैन कंट्रीब्यूट। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, तो डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा, स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोर्स, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ग्रोथ नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा, है ना, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, अप्रिशिएट कर जाएगा करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसी, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये ऑल द 4 ऑप्शंस वर करेक्ट। अगेन आप देखोगे स्टैग्नेशन से या इन्फ्लेशन से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। सो टारगेट एरिया अगेन क्या है, इन्फ्लेशन, दिस इज अ कोर टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। सो अगेन अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर स्टैग्नेशन पढ़ रहे हैं तो उसको समझेंगे, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे हैं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो दोस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू रीड दोस थिंग्स। सो अगेन, है ना, कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछा गया, बेसिक। बट 69 का पेपर ऐसा था कि ये मल्टी स्टेटमेंट था, टाइम टेकिंग था, जो पहली बार दे रहे थे उनके लिए। बट अब हम आगे क्या अप्रोच रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस 70th और 69 का पेपर इज, कि हमको दोनों चीज़ों को ही करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा इन द सेंस कि जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है उसमें अभी मैंने दिखाया कि इसमें कैसे एलिमिनेशन लग रहा है। सो हमको उस चीज़ को भी एक्टिवेट करना होगा अपने दिमाग को, कि हम कैसे एलिमिनेट करें, कैसे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और इम्प्रूव करें, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें, उनमें इंटरलिंकेजेस ढूंढें।
ठीक है। अब जैसे इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन है, इंटरलिंकेज, ठीक है, इफ यू नो द इंटरलिंकेज कि इसको घटाएंगे तो क्या होगा, उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, थिंग्स बिकम ईजी। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक थिंग, प्लस जो करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे बजट के इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स है, दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, अगेन ये वाला ना, ओके, फ्यू मोर क्वेश्चन आते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 है ना, 69 में क्या, इकोनॉमिक सर्वे, जैसी कहां से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो इकोनॉमिक सर्वे में ये ट्रेंड दिया हुआ था, आंसर इज ओनली 4। इट हैज डिक्रीज ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब मेरे को बताओ कि सरकार, आप सुनते होगे ना, एफडीआई बढ़ गया, एफडीआई बढ़ गया, हमेशा आप सुनते हो, एफडीआई कभी घट रहा है क्या? इधर कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि जो एफडीआई घट रहा है? हमेशा बढ़ ही रहा है थोड़ा बहुत। सो डिक्रीज ऐसे ही गलत हो गया, मतलब इफ यू नो द बेसिक क्या चल रहा है देश में, पेपर भी फॉलो करते हैं तो उसमें भी कई बार देखते हैं ना, एफडीआई इतना रिकॉर्ड हाई हो गया, इतना हो गया है ना, हेडिंग से भी हमको थोड़े बहुत समझ में आ जाता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल ही गलत बता दिया। तो वन तो ऐसे ही गलत हो गया, वन गलत हो गया तो ये दो ऑप्शन हटा दो, बचा क्या, 2 4, ओनली 4, मतलब 4 सही है। ठीक है, टू को चेक कर लेते हैं, इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल। अब ये चीज अपने को देखनी है कि ये चीज सही है कि नहीं है, ट्रेंड है ना, इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल। एटलीस्ट हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, आंसर इज ओनली 4 है ना, जब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो वी कुड गो फॉर एनी ऑफ देम, तो अगेन 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला केस है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बेसिक जो हमारा बजट होता है उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉन नॉन प्लान, प्लान, इनके बीच में क्या है ना, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। बेसिक सा डेफिनेशन पूछ रहा है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या काउंट करते हैं। द एक्सपेंडिचर इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉन प्लान बोल रहा है। जो बजट अनाउंस होता है उसमें सारे एक्सपेंडिचर आप देखते हो, साइंस एंड टेक पे अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है, एग्रीकल्चर पे अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है, तो दैट इज व्हाट प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, बचा सिंपल सा यही है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट इज कंसिडर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो आप लोन लेते हो है ना, लोन लेते हो उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज नॉन प्लान। अभी आपके देश में बाढ़ आ गई है ना, मे बी लेट से अभी वॉर हो गया था, अभी हमने कहीं से बोरो कर लिया होता, जैसे पाकिस्तान ने बोरो किया आईएमएफ से, अब उसका क्या है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, कोई बजट में थोड़े ना प्लान करके करा है कि हाँ भाई अब ये वॉर होगा तो अभी हम आईएमएफ से बोरो करेंगे तो अभी हम उसको चुकाना होगा कर्जा, तो दैट इज अ नॉन प्लान। तो एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट है ना, दैट इज कंसिडर्ड इन इज करेक्ट है ना, नॉन प्लान में काउंट होता है, दिस इज करेक्ट। सो अगेन बेसिक फंडामेंटल थिंग है ना, अपना दिमाग लगाएंगे। सिमिलरली ये भी आपके एनसीईआरटी में ग्लोबलाइजेशन एलपीजी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। सो ग्लोबलाइजेशन का कौन सा इंपैक्ट ट्रू नहीं है इनमें से, इट हैज एक्सपैंडेड ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज, क्या ये ट्रू नहीं है? बिल्कुल हुआ है, ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज एक्सपैंड हुआ है। इट हैज लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ एफडीआई, भाई एलपीजी रिफॉर्म के बाद एफडीआई आना बढ़ा बाहर से है ना, अंटिल देन आर इकोनॉमी वाज रिस्ट्रिक्टेड, तो उसके बाद एफडीआई आया, एफआईआई भी अब बहुत ज्यादा आने लग गया है। सो दिस इज अगेन नॉट ट्रू, बट ये ट्रू है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज्यादा है और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बट ऐसा तो है नहीं। वी आर, अब आपको यहां पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रेड डेफिसिट का। ठीक है, सो दिस यू हैव टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ना, दीज कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर नहीं है ना, बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। सो अगेन कॉन्सेप्चुअल बेसिक। देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के बारे में लेटेस्ट चीजें पूछ रहा है, अगेन वो है ना बजट के बारे में पूछ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड फिस्कल डेफिसिट। अगेन यहाँ फैक्टर्स देखो क्या पूछ रहा है, फिस्कल डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, यू मस्ट नो दिस थिंग्स। फिस्कल डेफिसिट क्या चल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर क्या है, दीज थिंग्स शुड बी नोन फ्रॉम द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। और ये चीज़ हम करेंगे ना कल, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स ऑल्सो। बजट में अगर दो क्लास भी लगेगी, बहुत डिटेल में करेंगे तो दो क्लास लगेगी, या एक क्लास ही लंबी चलेगी तो विल सी 2-3 घंटे की क्लास हो सकती है, तो विल कवर दोज थिंग्स इन डिटेल, जो भी फैक्चुअल वाला पार्ट है। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेटेस्ट डेटा फैक्ट ऑफ बजट। सो ओवरऑल वी हैव कवर्ड ऑल द 30 क्वेश्चन फ्रॉम 69 एंड 70। तो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन फिर से वही चीज है कि दोनों में क्वेश्चंस का नेचर कैसा था, बिल्कुल अपोजिट, एक में कॉन्सेप्चुअल था, एक में बिल्कुल फैक्चुअल था। और
दूसरी बात कि क्वेश्चन का नंबर क्या है, दोनों में 15-15 है, विल सी अगेन दिस थिंग। ठीक है। वी हैव सीन कि करंट अफेयर्स का दोनों में वेटेज ज्यादा है स्टैटिक से। स्टैटिक मतलब कि जो स्टैगफ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा, या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा, या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का कॉन्सेप्ट देखा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। बट कोर इकोनॉमी की चीजें जो हैं वो कम है, बट डिराइव्ड चीजें जो हैं वो हमेशा उससे ही आ रही हैं, बेसिक वाले फंडामेंटल चीजों से ही आ रही है ना। क्या चीज़ आ रही है, जीडीपी, जीवीए, है ना, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ठीक है, दीज आर बेसिक थिंग्स विच बीपीएससी इज आस्किंग। आरबीआई पे फोकस, आरबीआई और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से सेबी है, अगर सेबी से रिलेटेड भी कोई मेजर न्यूज है तो वी शुड नो। तो दीज आर व्हाट मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, सो वी शुड फॉलो दीज। रैंडम फैक्ट का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, फिर तो रोज कोई ना कोई रैंडम रिपोर्ट डेटा आता ही आता है। सो वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट, हम मेजर मेजर बातों पे ही फोकस करेंगे हमेशा, इन द करंट अफेयर्स ऑल्सो, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। इन द लेटर पार्ट ऑल्सो विल सी वन लाइनर फैक्ट्स अगर है ना, विल ट्राई टू डू दैट फ्रॉम स्पीडी ऑल्सो मे बी, है ना, इकोनॉमिक सेक्शन। तो सोर्सेस की बात करें ना, अभी सोर्सेस में कैसे फॉलो करना है हमको ना, जस्ट रिमेंबर 2-3 थिंग्स, अभी टाइम है। एवरीवन नो नीड टू पैनिक, है ना, जिनका बाकी सब्जेक्ट्स हो चुका है, दे नीड टू वरी अबाउट ओनली दिस इकोनॉमी, और उसका अप्रोच क्या होगा, विल डिस्कस दिस। सबसे पहली चीज, स्टडी मटेरियल में 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको एक बार पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे, इससे फायदा ही होता है ना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा प्री में भी और मेंस में भी, और इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ के समझ में भी आएगा। जो एसआरएस सर्वे और वो सब आईएमआर वाला चीज़ मैंने बोला, कितना आसानी से वो निकलता, यू कुड नॉट हैव इमेजिन दैट, है ना, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट था, दो थिंग्स, उसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होती है ना, आप वहाँ पर एक 30 सेकंड भी ज़्यादा नहीं लगाते, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके निकल जाते हैं उसको। सो एनसीईआरटी 11th वाली से स्टार्ट करेंगे, 12th वाली भी ट्राई करेंगे पढ़ने का, इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको स्किप कर देंगे। अगर 12th वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्किप करना है तो स्किप करके कोई भी मटेरियल, कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हो ना, वन सोर्स फॉर बेसिक, है ना, इसकी जगह जो मैक्रो इकोनॉमी की बातें हैं वो यहाँ से हम किसी भी बुक से कर सकते हैं। बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं, लूसेंट है, लूसेंट में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, फैक्चुअल बातें दी गई हैं, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स और ना, डेफिनेशन बेसिक बेसिक बातें, वो चीज़ आप एक बार वहाँ से देख सकते हो, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। कोई भी बुक फॉलो कर लेंगे जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना, इन केस यू नो एनी बुक, जस्ट फॉलो दैट फॉर दिस इकोनॉमी। इसमें मृणाल भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो आई आई डोंट नो, है ना, मेनी ऑफ यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई डोंट नो हु इज फॉलोइंग व्हाट सोर्स। जिन्होंने पुराने सोर्सेज फॉलो किए, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, दे नीड नॉट वरी। और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, तो फॉर देम देर इज सम मेनी बुक्स अवेलेबल इन अमेजोन। आप ना इंडियन इकोनॉमी की बुक सर्च करोगे या किसी कोचिंग का मटेरियल सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल उड़ान भी यूज़ कर सकते हो, बट उड़ान इज़ नॉट वेरी गुड, है ना, मैंने देख लिया है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड, दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। अदर बुक्स आर व्हाट, बोटी बोटी रमेश सिंह है, उस टाइप की बुक्स के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है ना। सो यू सी एनी लाइक कॉम्पाइलेशन काइंड ऑफ थिंग एंड यू कैन यूज दैट। ठीक है, सो सिंपल एक बुक या कोई नोट्स, है ना, वट एवर, अगर किसी ने कोई क्लास की हो करंट अफेयर्स की या यूपीएससी के लिए पढ़ा हो, है ना, सो यू यूज़ योर नोट, बस उतना बेसिक करेंगे और बजट और इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स की चीज़ों पे फोकस करेंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा वहाँ पर, एटलीस्ट 10+ क्वेश्चंस का। रिवाइज इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है ना। रिवाइज एक बार में आपको एक चीज़ पढ़ लिया और सोचोगे कि आप मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँ, नहीं, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना, एटलीस्ट प्रीवियस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन ट्राई टू इंटरलिंक दोज थिंग्स ऑल्सो। जैसे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, स्टैगफ्लेशन कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया कि ना कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी, इन्फ्लेशन होगा, सिंपल सा एक एक सिरा पकड़ लेंगे ना इन केस ऑफ दीज क्वेश्चन, करेंसी कन्वर्जन और इन सब की बातों में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन कहाँ से आता है, मनी में, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ से पैसा मार्केट में ज़्यादा आएगा इन्फ्लेशन कॉज करेगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि कोर कहाँ से शुरू हो रहा है और उससे आप रिलेट करते चले जाओ, है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड इन इकोनॉमी। इफ वन थिंग गोज रॉन्ग अदर थिंग विल गो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू थ्योरी, है ना, जो प्रैक्टिकल होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट थिंग। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यही कहती है कि वी कैनॉट कंट्रोल मेनी थिंग्स, है ना, बट we need to see the overall trends. So those trends we will see in the budget session next class tomorrow maybe, है ना, tomorrow, yes, we have tomorrow. So this was all for this particular class, and now you all can ask your doubts, everyone can ask their doubts. Do we need to follow PT365? No need, no need. सर सारथी आईएएस का कैसा है, वो मतलब सही रहेगा? मुझे नहीं पता, शेयर कर देना, देख लूंगा मैं, अगर स्टैटिक वाला मटेरियल है तो। ठीक ठीक सर, मैं ठीक भेज है, दूँ। शेयर कर देना। ठीक।
सारथी का ठीक होगा, ठीक होगा। ठीक। भेजना एक बार, मैं चेक कर लूंगा, हाँ मैं हाँ, मैं भेजता हूँ भेज सर दूंगा। सारा। इकोनॉमी वाला, प्रीलिम्स। हाँ हाँ, प्रीलिम्स से प्लस। लव इकोनॉमी, पीटी 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मंथली मैगजीन्स हैं मैं सारे मैगजीन्स कवर कर रहा हूँ, है ना, सारे मंथ के मैगजीन कवर कर रहा हूँ लास्ट के 6 महीने के। कंपाइलेशन जो अभी दृष्टि का कराऊंगा उससे भी मैं इकोनॉमी की चीज़ें जो बची हुई है हमारी, या जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी मैं वो भी कराऊंगा। सो अभी उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, एक सोर्स फॉलो करेंगे। मैंने देखा बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बजट इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कर लिया तो हमारा काम मैक्सिमम हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम रिसर्चिंग, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आई एम मेकिंग थिंग्स फॉर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, कैन सी, है ना, दो दो तीन तीन जगह से पढ़ के एक एक चीज़ कवर कराओ ना, स्टैटिक भी कवर हो जाए सबका, है ना, सी, एक एक स्टैटिक बातें भी बता दूंगा बजट से रिलेटेड। एंड देन यहाँ पर ये डेटा फैक्ट है ना, बजट में जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है वो सारी चीज़ें, ट्रेंड हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली आई टेल यू टुमारो, स्कीम्स पॉलिसीज एवरीथिंग, दो तीन सोर्सेज से पढ़ के मैं बता रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे हमारी, है ना, मेजर मेजर बातें कुछ भी ना छूटे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हेलो सर। यस। सर जो कोकोनट ऑयल में ऑयल सीड वाला लॉजिक था, आई थिंक हाँ, सर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑयल सीड ही कंसीडर किया है ट्री ओरिजिन का। अ, और इवन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी है इसके लिए। नहीं नहीं, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है। बट सर इसको ऑयल सीड ऑफ ट्री ओरिजिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर चुकी है। और टेक्निकली भी इंडोस्पर्म एक सीड ही होता है, तो सीड ऑयल थोड़ा सा अरे मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ जो इंस्टेंटेनियस तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था, मैं ये बोल रहा हूँ कि उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे। बीपीएससी यूपीएससी कभी भी देखना इतना ज़्यादा घुस के नहीं बनाता कि तुम उतना ज़्यादा डिटेल में चले जाओ। वहाँ ऑप्शंस कंटेक्स्ट में सेट हो रहे हैं, बाकी तीन ऑप्शन देखो तो दे आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड। और पहली बात तो कि बजट पढ़ के जाना है, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में गेस मारना था, बट स्टिल इफ यू आर लिटिल बिट डाउटफुल तो एक ही ऑप्शन था जो हमारे काम का नहीं था। मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, सर। अपन करने का बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं बाद में आके, बट वहां जो तीन ऑप्शन चार ऑप्शन है उनमें से विच ऑफ देम वाज मोस्ट अनसुटेबल वाज कोकोनट, सिंपल सी बात ठीक है। है ना। और वैसे भी वो ड्रूप है फ्रूट के नाम से, मैंने चेक कर लिया है ना, आप चेक मल्टीपल टाइम्स। तो उतना डिटेल में नहीं जाएगा वो, आपको कोई साइंटिस्ट या कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट थोड़े ना समझ रहा है कि आप एकदम अंदर की बात जानो। वो तो सिंपल सा पूछ रहा है, चार ऑप्शन देके चार में से एक गलत होगा, बस उतना सा आपको आइडेंटिफाई करना है, आगे मूव करना है। हमको ओवरऑल, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक, एज एज अ ब्यूरोक्रेट यू मस्ट नो द ओवरऑल थिंग्स, ऊपर ऊपर की बातें पता होनी चाहिए सारी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि लाइक एकदम बायोलॉजी में घुस गए उसके, उतना वैसा ऑप्शन सेट नहीं होता। एनीवन एल्स? गुड इवनिंग। यस सर करो। मैं पूछ रही थी कि ये वाला सेशन पोर्टल पे अपलोड होगा ना? बस आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा, नाउ वी डोंट हैव टू अच्छा, वेट। और मैं एक चीज पूछ रही थी कि सर स्टार्टिंग में मैंने बज नहीं लिया था, तब यूट्यूब में ही देखा था आपका, और उसमें आप हिस्ट्री के सब मिडाइवल इसमें हिस्ट्री अवेलेबल है, के पोर्टल बारे में में। अवेलेबल है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ, सबको दिखा देता हूँ जिनको अच्छा, भी तो दिक्कत हो रही है। वो आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए हुए हैं सर? सारे सारे जो भी उसमें, एक शायद पॉलिटी छूट गया क्योंकि वी वर लेट लिटिल बिट, पॉलिटी में इतनी जरूरत भी नहीं होती, बट स्टिल वी विल कवर दोज थिंग्स इन लेटर पार्ट, जब रिवीजन में आएंगे तो विल अगेन डू दैट, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर है सारे सेक्शंस कैसे बने हुए हैं। सी, यहाँ पर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ये प्री कैप अभी जो किया है वो प्री कैप है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेंटरशिप डाउट में यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्कोर जो अभी लास्ट सेशन लिया था, सेल्फ एनालिसिस चार्ट जो बताया था वो यहाँ पर है ना, मेंटरशिप डाउट सेशन में। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हिस्ट्री साइंस के लिए ली थी, अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी इसी में इंक्लूड कर ली है ना, क्योंकि इसमें अलग से कुछ बताने लायक नहीं था, अगर मैं टॉपिक लिस्टिंग कुछ बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा उसको, तो टॉपिक लिस्टिंग यहाँ चल रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा लगेगा तो। हिस्ट्री साइंस में बताना जरूरी था बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है, इकोनॉमी में मैंने अभी बता दिया, बट स्टिल आई ट्राई टू गिव दैट ऑल्सो, तो एटलीस्ट पी वाई क्यूज में जो भी थीम्स चली है ना, यू मस्ट नो दोज थिंग्स, वो चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पर। बिहार करंट अफेयर्स के सेशंस यहाँ पर है, बिहार स्पेशल जो पूजा मैम ले रही है यहाँ पर है, एंड डायरेक्टेड सीरीज तो एवरीवन नो कि यहीं पे है ना ऊपर, ये रहा डायरेक्टेड सीरीज, ये रहा टेस्ट सीरीज, है ना, सो एवरीथिंग इज अरेंज्ड हियर।
क्लियर है प्रवीण? यस सर, थैंक ओके यू सो ओके ओके, एनीवन एल्स? कोई डाउट? सर मेरा एक डाउट है। आकृति। हाँ सर, ये बोलना है कि जैसे बाकी चीजों में तो हम लोग घटना चक्र लगा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए तो उतना रिलेवेंट नहीं है। तो बिल्कुल। बीपीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स है उन पे बेसिक रिसर्च वर्क, और प्लस जो आप बजट और सर्वे करवाएंगे उसका तो टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा, इतना काफी होगा ना इतना प्रैक्टिस के काफी लिए? काफी होगा। क्वेश्चन है ना इतने, मैंने सारे जो टेस्ट अभी तुम लोग दोगे या अभी फर्स्ट वाला दिए होगे, जी। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड है ना, हर एक कंसेप्ट हर एक टॉपिक को कवर किया है, और वो दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेके कवर किया है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे इन्फ्लेशन है उसके हर एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इस तरीके से ठीक है। सारी चीजें, एसडीआर ये सब सब कुछ पूछा हुआ है उसमें। तो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है, मेरा वो रिवीजन हुआ है कि नहीं, और वेदर आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, श्योर। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन है टेस्ट में, वो भी है, फैक्चुअल भी है, एवरीथिंग इज देयर। बट हाँ, एनसीईआरटी और इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे, जो 11th वाली है एक बार रीड कर लेंगे उसको। जस्ट जस्ट अ सेकंड, आई एम करेक्ट। यस, प्लीज आस्क।